वेलकम टू द इंडियन टैक्स एकेडमी सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी में आपकी इस सेशन को वार्म वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे केस स्टडी मोहित मिनरल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस सिनेरियो में कि जो जीएसटी काउंसिल है, जो कि एपेक्स बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसकी स्टेट ऑनर में क्या उसके हर एक रिकमेंडेशन को हर एक राज्य को मानना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी पिछले सेशन से समझ गए होंगे कि जीएसटी काउंसिल एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें ज्यादा वेटेज सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसकी जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के वित्त मंत्री जो होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन सेंट्रल मिनिस्टर जो फॉर फिनेंस जो होंगे वो चेयरमैन होंगे। साथ ही साथ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि स्टेट प्रभार पे होंगे वो उसकी मेंबर होंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ज्यादा प्रभुत्व होता है, मेजोरिटी स्टेक होता है सेंट्रल का। अब क्या जीएसटी काउंसिल का कोई भी रिकमेंडेशन हर स्टेट्स को मानना है? इसका एक लैंडमार्क केस है मोहित मिनरल। आइए इस केस स्टडी को हम लोग समझते हैं। इशू क्या था? मोहित मिनरल्स चैलेंज द लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी जिसको हम लोग कहते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स on ocean freight for imports on a cost insurance freight. This was CIF basis. They argue that the imposition of the IGST on freight constituted double taxation since the custom duty already included the freight component. अब इसमें जो कंपनी थी उसका ये कहना था कि क्योंकि इंपोर्ट करना था, अब इंपोर्ट में क्या होता है कि आईजीएसटी गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया। आईजीएसटी का बेसिकली इंटीग्रेटेड जीएसटी इंपोर्ट्स पे लगता है। इनका आर्गुमेंट ये था कि जब कस्टम ड्यूटी हमने दे ही दिया है तो आईजीएसटी का एप्लीकेशन अगर होता है तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। एक वस्तु पे आईजीएसटी लग रहा है 10 रुपए का, उस पर अगर 10% जीएसटी आईजीएसटी है तब तो टैक्स लग ही गया। आप उसके समांतर कस्टम ड्यूटी भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसे मना करता है डबल टैक्सेशन के लिए। अब इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले आपको पता है कि एक अपील मैकेनिज्म है, डायरेक्टली कोई सुप्रीम कोर्ट तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले इस कंपनी मोहित मिनरल्स ने इस पूरी गवर्नमेंट के इंपोजिशन ऑफ आईजीएसटी को चैलेंज किया ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में, जहां पे गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में क्वैश कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन रूलिंग दैट द आईजीएसटी ऑन ओशन फ्राइट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने आपको बहुत ही पहले एक सेशन में बताया था, अगर भारत में किसी को भी एक कानून बनाना है, कोई भी राज्य को कानून बनाना है, लॉ लाना है, चाहे नोटिफिकेशन देना है, बाई लॉ लाना है, ऑर्डिनेंस लाना है, तो वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। मान लीजिए आज आप साउथ इंडिया की बात कीजिए, तमिलनाडु में एक ऐसा रूल ले आया गया जहां पे लग रहा है देखने से कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। उस रूल में ऐसा दिख रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है, तो क्या वो लॉ रहेगा? जिस दिन भी उसे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, बाय द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे निरस्त कर देगा, क्योंकि बोलेगा कि संविधान ऐसा फिल्टर है कि कुछ भी लॉ बनाना है तो आपको द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पास करना होगा। तो इस मतलब मोहित मिनरल के केस में भी गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन अपने हाथ में रखिए, लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो हम इस ऑर्डर को क्वैश कर रहे हैं। गवर्नमेंट एंड देन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपील कर दिया, कहां? सुप्रीम कोर्ट में। The GST Council recommendations not binding. The court ruled that the GST Council decisions are only advisory and not binding on either the union or the state government. This interpretation was based on the Article 246A and 279A of the Constitution of India. अब ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में मोहित मिनरल जब, क्योंकि गवर्नमेंट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भले जीएसटी काउंसिल एपेक्स बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उनका जो फैसला है वो बाइंडिंग नहीं होगा, इधर चाहे यूनियन के लिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आपका ये जो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन है ओनली एज एडवाइस होगा। हाँ, एडवाइस में भी ऑन द टॉप है, सबसे अच्छा टॉप पे है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन कहां से आता है? आपको पता है
मैंने पढ़ाया भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया संविधान में 101वां, तब जाके जीएसटी आया, क्योंकि पहले हर राज्य के पास अपना अधिकार था टैक्स लगाने का, अधिकार राज्य ने अपना केंद्र को दिया, तब जाके डुअल मॉडल जीएसटी चल रहा है। इसमें पूरी चर्चा हम लोग ने कई सेशंस में किया है, आप देख सकते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, कैसे अधिकार दिए गए, आज के डेट में डुअल मॉडल है, कैसे आर्टिकल 246 लाया गया, कैसे आर्टिकल 279 लाया गया। इसी के इंटरप्रिटेशन को क्या कहा गया कि जीएसटी काउंसिल की जो भी डिसीजन होगी वो एडवाइस होगी, बाइंडिंग नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज बता रहा हूं कि हर एक गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होता है। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन कह लीजिए एग्जीक्यूटिव, थर्ड ऑर्गन जुडिशरी। अभी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव चाहे जुडिशरी, अभी क्या है जुडिशरी हो इसका अलग अलग रोल है। लेजिस्लेचर का मतलब जहां लॉ बनता है। अगर राज्य के हिसाब से देखें तो आपका जो विधानसभा होता है, असेंबली होता है, जहां पे एमएलए बैठते हैं, वो लेजिस्लेचर, वो वहां पे लॉ बनाते हैं और एक्ट लिखा जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनका काम क्या है, जो हमारे संसद में केंद्र सरकार के द्वारा जो लॉ लिखा गया या हमारे विधानसभा विधानमंडल में राज्य के द्वारा ला, उसको इंप्लीमेंट करना, और कुछ उनका रोल नहीं है। और जुडिशरी ये देखती है कि जो ये लॉ है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि नहीं है। दूसरा, जब एग्जीक्यूटिव इसको लागू करते हैं तो क्या वो सही तरीके से लागू कर रहे कि नहीं। उसमें अगर पेनाल्टी का प्रोविजन दिया गया है 2 लाख रुपए का, तो क्या 2 ही लाख मारना है, क्या वो अपने स्टेप्स पे सही है कि नहीं। तो जुडिशरी कहीं ना कहीं अपने सिटीजन्स की रक्षा के रूप में हर टाइम मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि फेडरलिज्म भारत में, जब भी आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो फेडरलिज्म के कंसेप्ट को एकदम दिमाग में क्लियर रख लीजिएगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, क्योंकि भारत में एक साइड में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और साथ में कुछ राज्य है, यूनियन टेरिटरी। और मोदी जी के शब्दों में कहा जाए तो टीम इंडिया का बात, टीम इंडिया मतलब सारे राज्य, सारे यूनियन टेरिटरी और केंद्र अगर मिलकर काम करेगा तो क्या होगा, देश का विकास, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो फेडरलिज्म उसी को कहते हैं। It emphasizes the federal structure of the GST regime, allowing state to have their say in the tax law. तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहित मिनरल्स के केस में कहा कि अगर भारत क्योंकि फेडरल कंट्री है तो बस केंद्र सरकार की बात नहीं सुनी जा सकती है, या जहां पे केंद्र का ही बस प्रभुत्व है, मेजोरिटी स्टेक है, उसके डिसीजन को बाइंडिंग नहीं बनाया जा सकता है। यहां पे जो राज्य चाह रहे हैं, राज्य अपने जरूरत के हिसाब से लगाना चाह रहे हैं टैक्स में कुछ, तो उनकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद आता है डबल टैक्सेशन का मामला। द कोर्ट अपहेल्ड गुजरात हाई कोर्ट फाइंडिंग दैट द आईजीएसटी ऑन ओशन फ्राइट led to the double taxation as freight value was already included in the taxable value of the imported good। जो मेन आर्गुमेंट था मोहित मिनरल का कि जो हम ने इंपोर्ट किया उस पे आईजीएसटी इंपोजिशन करना कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन को लाने के बराबर है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी तो पहले ही से इन्वॉल्व है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया। द ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ अपहेल्ड दिस डिसीजन को हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ने अपहेल्ड किया और क्या लिखा, द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द यूनियन एंड द स्टेट्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्यों? पहला उनके जजमेंट का ये है सुप्रीम कोर्ट, द डिलीशंस ऑफ आर्टिकल 279B एंड द इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 279 by the Constitution Amendment Act 2016 indicates that the Parliament intended for the recommendation of the GST Council only have a persuasive value, मतलब advisory value, particularly when the interpreted along with the objective of the GST regime to foster the cooperative federalism and harmony between the constituent units। इसी तरह की पूरी जजमेंट को अगर आप पढ़िएगा तो इस जजमेंट का क्रक्स ये है कि जीएसटी काउंसिल अपने जगह पे बहुत बड़ी बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन राज्य का जरूरत के हिसाब से टैक्स पे लॉ बनाने में अपना जो स्टेक होगा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नीदर डज आर्टिकल 279 बिगिन विथ अ नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज और नॉट डज आर्टिकल 246A।
The recommendation of the GST councils are product of a collaborative dialogue involving the state and union and the state. मतलब सुप्रीम कोर्ट यहां कह रहा है कि जीएसटी काउंसिल का जो भी रिकमेंडेशन होना चाहिए ये फेडरलिज्म को शो करना चाहिए। राज्य के जो लोग आए हैं, राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, यूनियन के भी वित्त मंत्री हैं, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ अ कोलैबोरेटिव डायलॉग, दोनों मिलजुल के सॉल्यूशन निकालें। They are recommendatory in nature to regard then such binding edicts disrupt the fiscal federalism where both the union states are conferred equal power to legislation on the GST। जब आर्टिकल 246A में केंद्र को भी राज्य को भी वही पावर दिया गया है, तो फेडरलिज्म खास फिस्कल मतलब अगर क्या कि रेवेन्यू शेयरिंग का मामला है तो रेवेन्यू शेयरिंग में भी उतना ही स्टेक दिया जाना चाहिए। तो ये सारा जजमेंट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने पीडीएफ दे दिया है। कोर्सेज आपके जहां पे हैं, कोर्स के एलएमएस में भी पूरा है। आपको अगर लगेगा कि इसमें किसी पॉइंट में क्वेरी है तो आप हम सैटरडे संडे हम लोग जब लाइव क्लासेस करते हैं क्वेरी डाउट का, उसमें हम लोग समझ सकते हैं। अब इसके करक्स पे आइए कि इससे क्या हुआ, इस सिग्निफिकेंस क्या रहा। इंक्रीज स्टेट ऑटोनॉमी, क्योंकि स्टेट के पक्ष के मामला था तो स्टेट का स्टेक बढ़ा। स्टेट्स आर नॉट कंपेल्ड टू फॉलो द जीएसटी काउंसिल डिसीजन रिफर्सिंग फिस्कल फेडरलिज्म। अब जीएसटी काउंसिल की हर एक बात, हर एक डिसीजन बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स पे, तो स्टेट्स का अपना एक स्टेक बढ़ा। इकोनॉमिक impact, the decision opened a door for the state to experiment with their tax framework within the GST system, potentially leading to varied tax structure across the country। अगर उन्हें कुछ लगता रहा है अपने स्टेट्स की हालात पर कि कुछ हम इसमें एक्सपेरिमेंट करके अपने स्टेट्स की रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, तो डोर्स ओपन है। Disputes and the federal relation, while it empower the state, it also poses challenges for the uniformity and consistency ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेड। थोड़ा सा नेगेटिविटी की अगर कहें कि सिर्फ शक्तिमान सेंटर नहीं रहा तो हो सकता है इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन द डिसीजन स्ट्रेंथ द आइडिया दैट द जीएसटी फ्रेमवर्क इज अ कोलैबोरेटिव फेडरल मैकेनिज्म नॉट अ हायरार्किकल वन। ये भारत जो है एक फेडरल कंट्री है, तो यहाँ पे फेडरलिज्म दिखना चाहिए, फिस्कल फेडरलिज्म भी। जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें भी स्टेट्स का पूरा होना चाहिए। The legal expert noted while this empower state, it may lead to the complications in maintaining a unified tax regime। हर एक कॉइन के दो सिक्के होते हैं। तो मेरे हिसाब से मोहित मिनरल्स का केस जीएसटी काउंसिल को अगर आपको समझना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप समझ पाते हैं कि जुडिशरी का क्या रोल है। और इससे अब हम प्रैक्टिकली क्या समझते हैं। प्रैक्टिकली आप ये समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को बाइंडिंग कह दिया, तो आपको अगर किसी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर के डिसीजन आपके अगेंस्ट में आ गया तो आप आराम से चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर ऑफिसर था फैसला लेने वाला उसने आपके साथ गलत किया है, या आपके पास आपके फैक्ट्स को नहीं देखा है, तो आप 100% अपील फाइल कर सकते हैं। और अपने क्लाइंट, आप इस सेशन में भी कई एडवोकेट्स होंगे हमारे साथ, टैक्स कंसल्टेंट होंगे, सीए सीएमए होंगे, कई लोग हमारे साथ लाइव सेशन में रहते हैं। हम उन्हें ये बताते हैं कि कभी भी DRC 7, DRC 1, DRC आए तो घबराने का नहीं है आपको, क्योंकि जब इतने बड़े डिसीजन में जीएसटी काउंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट के रख दिया, तो आपके क्लाइंट्स के जो अगेंस्ट में फैसले आ रहे हैं उससे हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। जरूरत है हमें फाउंडेशन मजबूत करने की, जरूरत है हमें लॉ को पढ़ने की, जरूरत है हमें इसके प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव्स को समझने की, और इसके बाद हम अपने क्लाइंट्स की रक्षा उन गलत फैसलों से आराम से कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस सेशन को समझ रहे होंगे, और अगर कोई भी क्वेरी रहा तो आप हमें कमेंट कीजिए, और हेल्प डेस्क पे हमारा नंबर है, उस पर फोन कर सकते हैं। थैंक यू।